ये बात तो किसी से भी छिपी नहीं है कि ना जाने औरतों को कितनी सदियों से इस खिताब से नवाजा गया है कि बातों को इधर उधर करने में उनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि घर के पुरुष ये काम नहीं करते, पर फिर भी आज भी इस काम के लिए पहले पोजीशन पर औरतों को ही रखा गया है, खास करके बहुओं को। ऐसी ही कोई औरत आपके आसपास भी होगी जो जरा कच्चे कान की होगी और यहाँ की बात वहाँ करती होगी। और ऐसे ही जरा कच्चे कान की थी हमारी निशा जी। और सिर्फ कच्चे कान की ही नहीं, शक्की मिजाज की भी। सवेरे सवेरे निशा सोसाइटी के कंपाउंड में सब्जियां लेने जाती है और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, सब्जी ले रही बाकी महिलाएं हंसने लगती हैं। मेरे कपड़े तो ठीक है ना? ये सब मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रही हैं? जिसे देखकर निशा का मूड बिगड़ जाता है और वो किसी से एक लफ्ज कहे बिना पूरे गुरूर में सब्जी वाले के ठेले के पास जाती है और सब्जी वाले से कहती है, भैया मेरे लिए ना 1 पाव भिंडी और 1 पाव तोरी तोल देना और 2 किलो आलू भी तोल देना। अरे भाभी जी, लगता है आप जागरूक नहीं हो। और देखिए जरा, आलू 50 रुपए किलो है और आप कह रही हैं 2 किलो दे दीजिए। अरे आजकल 2 किलो तो छोड़िए, अरे आजकल लोग 1 पाव लेने के लिए सोच में पड़ जाते हैं और आप सीधा कह रही हैं 2 किलो दीजिए। सच में चाहिए या हमारा बुर्बक बना रही हैं? अरे सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि आज के समय में 1 किलो सब्जी नहीं खरीद सकते। मुझे ना किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैंने कल ही डायमंड सेट लिया है। तूने मेरे हाय का जवाब नहीं दिया, क्या बात है? मुझसे नाराज है क्या तू? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी किसी की बात से। बाय द वे, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तुम सब कोलगेट के एड में आने वाली हो ना? फिर तूने वही बात कर दी। तूने सुना कुछ और होगा, समझ कुछ और लिया होगा और बोल कुछ और रही है मुझसे। हम अगर टीवी में आने वाले होते ना तो यहाँ सब्जियां नहीं खरीद रहे होते। अरे बहन जी, ज्यादा मत बोलेगा हमसे, समझे? अरे बड़का बड़का लोग हमसे सब्जी खरीद के ले जाता है। ज्यादा बोलेंगी ना तो सब्जी नहीं देंगे, सोच लो। अरे अब तुम लोग ना शुरू मत हो जाओ। निशा पहले तू ये बता, इस तरह हमसे बात क्यों कर रही है? क्या बात हो गई? मैं सीढ़ी से उतरी तो तुम सब मुझे देखते ही हंसने लगी ना। अब इतनी हंसी आ रही है तो जरूर ना तुम लोगों को दांत दिखाने के पैसे मिल रहे होंगे। मुझे लगा ही था, तेरा शक्की दिमाग है। प्रॉब्लम नहीं भी होती है ना तो क्रिएट कर ही देती है। अरे वो तुझे देखकर नहीं हंस रहे हैं, वो ऐसे ही हंस रहे होंगे। अरे बहन, हम तुम्हें देख के नहीं हंस रहे थे। तुम्हारे पीछे रितु का देवर आ रहा था उस टाइम, तो हम उसे देख के हंस रहे थे। अरे पता है उसने कल क्या किया? कल ना मुझे कुंवारी समझ के ना प्रपोज कर दिया। अगर उसको पता होता कि मैं कुंवारी नहीं शादीशुदा हूँ तो वो मुझे प्रपोज ही नहीं करता। अब मैं उसको देखती हूँ ना, बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाता है। वही तो, और तू कुछ और ही समझ बैठी। तुम लोग सच कह रहे हो ना? सिर्फ तेरी तसल्ली के लिए किसी मासूम लड़के को बदनाम थोड़ी ना कर सकते हैं हम। ये सच है, बिल्कुल सच। तो फिर ठीक है। ओ माय गॉड, कितना कुछ बताना है मुझे तुम सबको। पहले तुम लोग ये बताओ कि क्या मसला लाई हो। अरे मैं क्या बताऊं तुझे, मेरी जिंदगी ना नर्क हो चुकी है, नर्क। अरे अच्छा होना ना मेरे लिए गुनाह बन चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी सास और ननद मेरे बारे में ऐसी बातें कर सकती हैं। अरे वो मेरी सास के फोन में ना गलती से मैंने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था और बंद करना भूल गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग ऐसी बातें करती है मेरे बारे में। अरे एक दिन मेरी सास ने ना मुझे फोन दिया था ठीक करने के लिए। उनका फोन बहुत हैंग कर रहा था और देखो गलती से कॉल रिकॉर्डिंग क्या चल गई। उसमें इतनी सारी बातें मेरे बारे में, मेरी ही चुगलियां करती रहती हैं जब देखो। और मेरी ननद, वो तो भर भर के चुगलियां करती है मेरे बारे में। मैं इतना सब करती हूँ अपनी सास और ननद के लिए, लेकिन मुझे मिला भी क्या? चुगलियां। मैं तो सोच चुकी हूँ अब मैं अपने पति के साथ ना इनसे अलग ही हो जाऊंगी। हे भगवान, इतनी बात बढ़ गई क्या? कुछ ज्यादा ही उल्टा नहीं सुना दिया तेरी सासू माँ ने? अरे ऐसी ऐसी बातें कही है ना, मैं तुझे बता भी नहीं सकती। अरे ये दोनों माँ बेटी मेरे पति के पैसों से गहने खरीदती हैं और मुझे भी नहीं बताती। एक तो अपनी बेटी को इतने सारे सामान देती रहती है और बोलती है मैं पैसे उड़ाती हूँ। वो मेरे पति हैं, मैं चाहूँ तो उनके सारे पैसे उड़ा सकती हूँ, लेकिन मैं अच्छाई के चक्कर में उनके पैसे बचाई थी। और इस तरह सारी सहेलियां एक दूसरे को अपनी ससुराल की बातें बताती हैं। निशा अपनी रसोई में सब्जी बना रही थी और निशा के दिमाग में यही बातें घूम रही थी। मैं भी अपने ससुराल वालों को कुछ ज्यादा ही तो छूट नहीं दे रही ना? थोड़ी बहुत नजर तो मुझे भी रखनी पड़ेगी। निशा सभी के लिए नाश्ता लेकर जैसे ही रसोई से बाहर आती है, सभी अचानक से चुप हो जाते हैं।
आप और मम्मी जी कुछ कह रहे थे ना? पापा जी, आप मेरे ही आते चुप हो गए। ऐसी क्या बात हो गई जो आप लोग मेरे सामने नहीं कर सकते हो? और ऐसा ही है तो आप लोग बातें कीजिए, मैं चली जाती हूँ। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है निशा बेटा, वो तो बात पूरी हो गई इसलिए चुप हो गए और उसी वक्त तुम आ गई। हाँ भाभी, पापा सही कह रहे हैं। वैसे नाश्ते में क्या बनाया है? स्मेल काफी अच्छी आ रही है। उसके बाद तो अब तो निशा को विश्वास हो चुका था कि उसके ससुराल वाले उसके पीठ पीछे कुछ तो खिचड़ी पकाते ही रहे हैं। इस बात को वो अपने मन में दबाए अपने कमरे में जाती है और सीधा अपनी माँ को कॉल लगाती है। मम्मी, यहाँ मेरे ससुराल वाले ना जाने मेरे पीठ पीछे क्या क्या कह रहे हैं। जब तक मैं किचन में थी तब सभी बातें कर रहे थे और जैसे ही मैं हॉल में पहुँची मैंने क्या देखा, सबके सब चुप हो गए। हे राम बेटा, ये अच्छी बात तो नहीं है। ना जाने ये लोग क्या सोच रहे हैं। शादी के 1 साल बाद भी ये लोग तुझे पराया मान रहे हैं। ऐसा ना हो कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। तेरी दादी भी कभी भी पैसे और प्रॉपर्टी से संबंधित बातें मेरे सामने नहीं किया करती थी। हाँ मम्मी, अभी कुछ दिन पहले ही रोहित जी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के फायदे के बारे में बता रहे थे और मम्मी जी की एफडी भी ना मैच्योर होने वाली है। लगता है सभी मिलकर कुछ खरीदने वाले हैं। मुझे भी चौकन्ना रहना होगा। और हर समय निशा अपने कान खुले रखती। एक रात जब किचन की सफाई करने के बाद निशा अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो उसे अपनी सास के कमरे की लाइट्स ऑन दिखाई दी। पक्का इस घर में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। रात के 9 बजे के बाद मम्मी को तो तारे नजर आने लगते हैं और आज यहाँ 11:30 बजे जागी हुई है। निशा धीरे से अपनी सास के कमरे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती है। अब इस पर मैं क्या ही बोलूं जी। अब रोहित को ही नहीं पसंद तो कैसे मैनेज होगा, पर बहू को क्या कहेंगे हम। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। निशा की टेंशन और बढ़ती जा रही थी। एक दोपहर को कुछ ऐसा हो जाता है कि निशा के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। निशा रोहित के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल ही रही थी कि रोहित की पैंट में उसी होटल के कमरे की बुकिंग की रिसिप्ट मिली। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब सभी मिलकर नई बहू लाने की तैयारी में लगे हैं। रोहित की लाइफ में कोई है, ये मैं कतई भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। निशा फौरन अपनी सहेलियों को कॉल लगाती है। अरे तू एक काम कर, रोना बंद कर पहले तो। मैं सारी दोस्तों को बुलाती हूँ, जल्दी से सोसाइटी में आ। अरे तेरे ससुराल वालों को अगर पता चल गया ना कि तू सब कुछ जान चुकी है, कहीं तेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। अब ना तुझे फूक फूक के कदम उठाना पड़ेगा। निशा के साथ साथ उसकी सारी सहेलियां रितु के साथ सोसाइटी के पार्क में पहुंच जाती हैं। अब प्रॉब्लम निकली ही थी तो सब अपनी टिप्पणी भी देते ही। बोलना तो नहीं चाहिए निशा, लेकिन मुझे शुरू से ही रोहित का लक्षण ना ठीक नहीं लगता। तुम उसके प्यार में ना पागल थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पति की छुट्टी 7 बजे होती है और वो घर आता है रात के 9 बजे। कभी सोचा है 2 घंटे करते क्या है वो? और कभी पूछा तुमने उससे इस बारे में? अरे तुम तो सोसाइटी में अभी नई नई आई हो, मेरी शादी को तो 5 साल हो गए हैं। मुझे लगा नहीं था कि रोहित की शादी होगी भी कभी। मार्केट में ना उसका इम्प्रेशन खराब है। ना जाने तुम्हारे परिवार वालों ने कैसे शादी कर दी उससे तुम्हारी। कम से कम तुम्हारे परिवार वालों को पता तो करना चाहिए था उसके बारे में। जब तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था रितु, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तब तुम्हारे परिवार वालों को मैं जानती थोड़ी ना थी। और वैसे भी रहना तो मुझे इन्हीं के साथ था ना, पड़ोसी जो ठहरे मेरे। अरे रोहित की तो शादी से पहले बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। सोचा था शादी के बाद सुधर जाएगा, पर देखो तो जरा, दूसरी शादी की तैयारी में लगा हुआ है जनाब। मैं तो कहती हूँ अपने ससुराल मायके के गहने ना अपने पास रख लो संभाल के। अगर मैं सामने से मम्मी जी से गहने मांगूंगी तो उन्हें मेरे ऊपर शक हो जाएगा। वो अपने सारे गहने तिजोरी में रखती हैं और तिजोरी की चाबी अपने तकिए के नीचे रखती हैं। और हर रोज 9 बजे मम्मी की कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है, पर आजकल ना जाने वो 12 बजे सोती हैं। तो ठीक है, 1 बजे तक उनकी नींद गहरी होगी, तब मैं उनके कमरे में जाऊंगी और तिजोरी से सारे गहने निकाल लूंगी और सुबह 6 बजे सुमित के जिम जाने से पहले ही अपने मायके चली जाऊंगी। जाने के बाद ना मुझे कॉल करियो। और उस रात को सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होता है। रात के 1 बजे चोरी भी होती है और निशा गायब हो जाती है। सुबह अपने कमरे में निशा को ना पाकर रोहित उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। यहाँ तक कि उसके मायके भी कॉल करता है, पर निशा वहाँ पर नहीं होती। मुझे नहीं पता, तुम मेरी बहू को लाओ तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। कहीं कल रात में उन दोनों के बीच में कोई बहस तो नहीं हुई जिस कारण वो रूठ कर चली गई? पापा ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। अरे रात में तो मैंने उसे कुछ कहा भी नहीं था। अच्छे से बात करके सोई थी वो।
सुबह जब मैं जिम जा रहा था तो देखा भाई के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, यानी उस वक्त भाभी जा चुकी थी। अभी तक तो सभी को लग रहा था कि सिर्फ घर की बहू ही गायब हुई है, पर असली सच तो अब खुलने वाला था। रोती हुई अनीता जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी तिजोरी तो लॉक ही नहीं है। जैसे ही तिजोरी का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अंदर कुछ भी नहीं है। तिजोरी खाली देखते ही अनीता जोर से चीखती है और वही बेहोश होकर गिर जाती है। सभी भागते हुए कमरे में आते हैं, जहां जमीन पर सुमित को अपनी भाभी का फोन मिलता है। कोई बड़ी गड़बड़ है भैया, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। यहाँ निशा के ससुराल वाले परेशान थे तो वहाँ उसकी सहेलियाँ, क्योंकि अभी तक निशा ने अपनी सहेलियों को फोन नहीं किया था। सब्जी खरीदती हुई सब बारे में बातें करती हैं कि आखिर क्या लगता है, क्या निशा ये सब कुछ कर पाएगी? अभी तक उसका फोन भी नहीं आया और ना ही उनके घर से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। अरे किसी की शादीशुदा बहू अगर घर से गायब हो जाएगी तो लोग कहेंगे भी क्या कि भाग गई होगी जरूर किसी के साथ। और वैसे भी ऐसी बातों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। पर निशा ने अभी तक हमको कॉल नहीं किया, इतने सारे गहने लेकर निकली है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? एक काम करते उसकी मम्मी को कॉल करते हैं। वैसे भी वो अपने मायके गई है, क्या पता पहुंच गई हो। काजल निशा की माँ को कॉल लगाती है। हेलो आंटी जी, नमस्ते, आप कैसी है? जरा निशा से बात करा दीजिए। अरे क्या बात हो गई? सुबह जमाई जी ने फोन किया, अभी तुम फोन कर रही हो। आखिर मेरी बेटी है कहाँ? मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। वो कहाँ होगी आंटी जी? वो तो अपने घर ही होगी ना। सॉरी, बाय आंटी। यह कहकर वो फोन को रख देती है। तभी निशा के ससुराल वाले पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं। पिंपल भी इस ड्रामा में शामिल होने के लिए रोती बिलखती पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन तो मैं जाऊंगी और एक केस आप लोगों पे भी होगा। आप लोगों ने मेरी बेटी को गायब किया है। बात को इतना बढ़ा दिया कि काजल और नीतू निशा के प्लान के बारे में सभी को बता देती है और सभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अरे इतने सारे लोग, वो भी यहाँ पुलिस स्टेशन में, क्या बात है? पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताता है। मेरे साथ लड़की को ढूंढने उसकी माँ और उसका पति ही जाएंगे। बाकी आप लोग जो एरे गेरे हो ना, अपने घर जाओ। पर मोहल्ले वाले कहाँ रुकने वाले थे। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे निशा को ढूंढने निकल पड़ते हैं और उन्हें मिलती है निशा झाड़ियों के बीचों बीच। रोहित निशा को देखते ही उसके मुंह से पट्टी हटाता है और उसके हाथ पैर खोलता है। मुझे लगा था तुम्हारे साथ कुछ हो तो नहीं गया, और तुम ऐसी हालत में यहाँ तक पहुँची तो पहुँची कैसे? कल रात हमारे घर में एक चोर आया था और उसने मेरा मुंह बांध दिया था और हाथ पैर भी। पता नहीं, शायद उसे पहले से ही सब कुछ पता था, इसीलिए उसने गहने चुरा लिए और मुझे अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। हड़बड़ी में वो लोग डिग्गी बंद करना भूल गए। मैं कहीं ठीक से जा भी नहीं सकी और मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। आप लोग फिलहाल निशा को लेकर घर जाइए। हमारे एक आदमी आपके घर आएगा, निशा के बताए अनुसार उसका स्केच बना देगा। मुझे लगता है चोर आपके घर के आसपास का ही होगा। 1-2 दिन में वो हमारे हत्थे लग ही जाएगा। मैं कोई बड़ा चोर नहीं हूँ साहब, मैं तो बस हर एक सोसाइटी में चक्कर लगाता रहता हूँ और हाथ साफ करता हूँ, दिन में झाड़ू वाला नौकर बन के। और इस मेम साहब की सोसाइटी में झाड़ू लगा रहा था, तभी मेम साहब अपनी सहेलियों को बता रही थी कि पिछली रात इन्होंने डायमंड सेट लिया है। मैं तो समझ गया कि एक मोटी पार्टी है ये, तो मैं इनका पीछा करने लगा। और फिर एक दिन जहां मैडम ने बताया कि इनकी सास चाबी तकिए के नीचे रखती हैं और कौन कितने बजे सोता है, ये सब कुछ बता रही थी ये। तो इसीलिए कहा जाता है कि ससुराल की बात ना ससुराल में ही रहनी चाहिए। अरे क्या जरूरत थी तुझे बहू ये सारी जानकारी अपनी सहेलियों को देने की, वो भी पब्लिक प्लेस में। तो मैं क्या करती मम्मी जी, आप लोग तो मुझे घर से निकाल रहे थे। रोहित किसी लड़की के चक्कर में था, उसके पॉकेट से होटल के कमरे की बुकिंग रिसीप्ट मिली थी मुझे। अरे पागल इंसान, हम तुम्हारे जन्मदिन की तैयारियां कर रहे थे। अरे अगर तुम्हारे सामने करते तो तुम्हें सरप्राइज कैसे देते? इसलिए होटल जाके सारी अरेंजमेंट की थी ताकि जब तुम्हें लेकर जाऊं तो तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। और वहीं जाके सरप्राइज देने वाला था, लेकिन बीच में देखो तुमने क्या कर दिया। ये सुनते ही निशा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और एक छोटी सी गलतफहमी आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। उस दिन के बाद से निशा के साथ साथ मोहल्ले की सभी औरतें ये कसम खाती है कि वो कभी भी आधी अधूरी बात सुनकर पूरा निष्कर्ष नहीं निकालेंगे और ना ही अपने ससुराल की बात यहाँ से वहाँ करेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।